नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 17 नवंबर 2023 की न्यूज़ टुडे में। पहली खबर है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म (SDS) कृषि में शमन, अनुकूलन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए मार्गदर्शन, इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म कृषि में शमन, अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए मार्गदर्शन। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO, ठीक है, FAO जिसको हम कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNFAO इसको भी कहते हैं हम। तो रिपोर्ट के अनुसार सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म का बार बार आना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए जो पूर्वानुमान लगाए उन्हीं के अनुरूप हैं। ये तूफान विश्व में शुष्क भूमि के विस्तार, शुष्कता में वृद्धि, भीषण होते सूखे के संकेत हैं। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म तब उत्पन्न होते हैं जब प्रबल और विक्षोभ वाली पवनें निम्न वनस्पति आवरण और वनस्पति रहित शुष्क भूमि की सतहों से मृदा के छोटे कण को अपरदित कर देती हैं। विश्व में 75% धूल प्राकृतिक स्रोतों और 25% मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न होती हैं। SDS के लिए जिम्मेदार मानव जनित मुख्य कारकों में शामिल हैं भूमि उपयोग में परिवर्तन, कृषि तथा वनों की कटाई। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म के प्रभाव देखें तो ये 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में से 11 को प्रभावित करता है। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म जो हैं, सैंड स्टॉर्म यानी कि मिट्टी के और धूल के जो तूफान हैं, वो तूफान 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 11 को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए SDG 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 6 जो हैं वो है स्वच्छ जल और स्वच्छता, सैनिटेशन की बात, वाटर सैनिटेशन, उसकी दिशा में प्राप्ति की दिशा में प्रगति को बाधित हो रही है क्योंकि धूल जमा होने से जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है। ग्लेशियर पर धूल जमा होने से इसकी उष्णता का ताप बढ़ जाता है, इससे बर्फ के पिघलने की दर बढ़ जाती है। सैंड ब्लास्टिंग की वजह से पौधे टूट जाते हैं और धूल में दब जाते हैं और पौधे की जड़ें बाहर दिखने लगती हैं, इससे कृषि उपज कम हो जाती हैं। सैंड ब्लास्टिंग अति महीन कणों का मृदा की ऊपरी परत पर उच्च वेग से गिरना, ठीक है, इससे मृदा या सतह की ऊपरी परत का अपरदन होता है। मुख्य सिफारिशें क्या की गई हैं उससे पहले हमें समझना चाहिए सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म की आवृत्ति कम करने के लिए कौन कौन सी वैश्विक पहलें हुई हैं। वैश्विक पहलें और फिर भारत की पहलें में जानेंगे। वैश्विक पहलों में है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD 1994 अपनाया गया था, 1996 में लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर कंट्रोल ऑफ डेजर्टिफिकेशन 2019 में UNCCD के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन, ठीक है, COP14 जो है उसमें यूनाइटेड नेशंस कोलिशन ऑन कॉम्बेटिंग SDS शुरू की गई थी। यूनाइटेड नेशंस कोलिशन ऑन कॉम्बेटिंग, तो ये है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म SDS, ये पहल शुरू की गई थी। यूनाइटेड नेशंस कोलिशन एंड कॉम्बेटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, ठीक है। वैसे UNCCD जिसकी बात कर रहे हैं 1994 में जिसको अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ डेजर्टिफिकेशन 1994 से 1996 में लागू हुआ था। 2019 में UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पक्षकारों का सम्मेलन हुआ था उसके 14वें COP कॉन्फ्रेंस पार्टीज जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसके यूनाइटेड नेशंस कोलिशन एंड कॉम्बेटिंग SDS पहल शुरू की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म परियोजना शुरू की है। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म योजना जो है WMO ने शुरू की है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसको हम कहते हैं। भारत ने शुरू की पहलें देखें तो अरावली श्रेणी के चारों ओर बफर क्षेत्र बनाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की गई है।
इसके अलावा देखें तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC की बात की जा रही है। नेशनल योजना की बात की जा रही है। कार्य योजना तो एक्शन प्लानिंग हो रही है, नेशनल एक्शन प्लानिंग फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लानिंग फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC। और इसके अलावा इसके तहत राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया की शुरुआत की गई है। अब मुख्य सिफारिशें देखें तो इसमें UNCCD ने क्या सिफारिशें करी हैं, ध्यान दीजिएगा। सिफारिशें की गई, भूमि और जल का संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मृदा के स्थिरीकरण के लिए संरचनात्मक उपाय किए जाने चाहिए। इन उपायों में पर्वत अवरोधक विंड बैंक का निर्माण करना चाहिए। कृषि वानिकी को बढ़ावा देना चाहिए, वनीकरण को शामिल करना चाहिए। जोखिम प्रभाव मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म से प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग करनी चाहिए। जोखिम प्रबंधन गवर्नेंस को मजबूत करना चाहिए। साथ ही SDS के जोखिम को कम करने के लिए उपायों का निवेश करना चाहिए और वित्त पोषण को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये थी आज की पहली खबर। दूसरी खबर में सिटी क्लाइमेट एक्शन प्लान CCAP। क्या है CCAP? C40 सिटीज़ के प्रति बेंगलुरु शहर की प्रतिबद्धता के अनुरूप बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान CCAP, ठीक है, क्लाइमेट सिटी क्लाइमेट एक्शन प्लान। और इसमें यहाँ पर जो है वो है बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP को अधिकतर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। BBMP बेंगलुरु का शहरी स्थानीय निकाय है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, ठीक है, बृहद बेंगलुरु, बिग बेंगलुरु महानगर, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, इसको BBMP कहा जा रहा है। इसको अधिकतर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। BBMP बेंगलुरु का शहरी स्थानीय निकाय है। C40 दुनिया के प्रमुख शहरों में से लगभग 100 महापौरों यानी मेयर्स को एक वैश्विक नेटवर्क्स हैं। दुनिया के प्रमुख शहरों की लगभग 100 महापौर जो हैं उनका वैश्विक नेटवर्क है। ये सभी जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना करने के लिए एकजुट हुए हैं। 6 भारतीय शहर, राजधानी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, NCR दिल्ली, इसके अलावा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद इस समूह के सदस्य हैं। 6 भारतीय शहर हैं 100, ठीक है। दुनिया के प्रमुख शहरों के 100 महापौर C40 में शामिल हैं। CCAP की बात करें तो ये किसी शहर के लिए जलवायु संबंधी कार्रवाइयों की पहचान करने, उन्हें लागू करने हेतु एक फ्रेमवर्क विकसित करने की प्रक्रिया है। इसमें शमन के साथ साथ अनुकूलन संबंधी कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। CCAP शहर की क्षमता में सुधार लाने के लिए विकासात्मक योजनाएं भी तैयार करता है ताकि ये शहर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन कर सकें। CCAP की आवश्यकता देखें तो कुल ऊर्जा खपत में से 3/4 ऊर्जा खपत के लिए शहर जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त ये दुनिया भर के लगभग 75% वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लिए भी उत्तरदायी हैं। CCAP शहरी बाढ़, हीट आइलैंड, ऊष्माद्वीप प्रदूषण आदि जैसे जलवायु संबंधी जोखिमों और संबंधित सुभेद्यताओं की पहचान करने के लिए आवश्यक हैं। CCAP की बात की जा रही है। सिटी क्लाइमेट एक्शन प्लान परिवहन, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए लक्ष्य व कार्य योजनाएं तय करने में मदद मिल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगमों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन के लिए शहरों को 2018 से 2030 के बीच 29.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। संबंधित सुर्खियों की बात करें, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री MOHUA ने सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज़ 2.0 लॉन्च किया है। सिटीज़ 2.0 जो है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। सिटी इन्वेस्टमेंट टू
इनोवेट तो ये हो जाएगा CITI, इंटीग्रेट एंड सस्टेन तो हो जाएगा IS। सिटी 2.0 लॉन्च किया है, चैलेंज लॉन्च किया है केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने। ठीक है, केंद्रीय आवासन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, इसको क्या कहेंगे, MOHUA को, खैर छोड़ो। सिटीज कार्यक्रम में स्मार्ट सिटीज मिशन का एक उप घटक है। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA के अंतर्गत हैं। ठीक है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, तो ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैबिटेट एंड अर्बन एक्शन। इसके अलावा एजेंसी फ्रैंकोइस डी डेवलपमेंट AFD। इसके अलावा हो जाएगा क्रेडिटांस्टाल्ट फॉर विडेरा फबाऊ KFW। इसके अलावा यूरोपीय संघ EU। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA एक संयुक्त कार्यक्रम है। सिटीज 2.0 कार्यक्रम के तहत प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चयनित ऐसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी जो चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती हैं। इन परियोजनाओं में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: शहरी स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु केंद्रित सुधार कार्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती और ज्ञान का प्रसार। ये सब इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब समझते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा नज़र डालें तो CCAP की आवश्यकता क्यों है। CCAP ये शहर के जलवायु संबंधी कार्यवाहियों की पहचान करने और उन्हें लागू करने हेतु, जलवायु संबंधी जो भी पहचान है, क्लाइमेट रिलेटेड जो भी पहचान है, उन्हें लागू करने हेतु एक फ्रेमवर्क विकसित करने, फ्रेमवर्क डेवलपमेंट करने की प्रोसेस है। इसमें शमन के साथ साथ अनुकूलन संबंधी, ठीक है, इसमें शमन के साथ साथ अनुकूलन संबंधी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी शामिल हैं। CCAP शहर की क्षमता में सुधार करने के लिए विकासात्मक योजनाएं भी तैयार करता है ताकि ये शहर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन कर सकें। CCAP की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता ध्यान दीजिएगा, कुल ऊर्जा खपत में कुल एनर्जी जो भी खपत होती हैं उसमें से 3/4 ऊर्जा खपत, ठीक है, 1/3 जो एनर्जी खपत हैं वो शहर, उसके लिए शहर जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त ये दुनिया भर में लगभग 75% वैश्विक CO2 उत्सर्जन में भी उत्तरदायी हैं। CCAP शहर बाढ़, हीट आइलैंड, ऊष्माद्वीप प्रदूषण आदि जैसे जलवायु संबंधी जोखिमों और संबंधित सुभेद्यताओं की पहचान करने के लिए आवश्यक हैं। परिवहन, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए लक्ष्य व कार्य योजना तय करने में मदद मिल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगमों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन के लिए शहरों को 2018 से 2030 के बीच कम से कम 29.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है उसके अनुसार ये बात है कि जलवायु परिवर्तन के शमन, जलवायु क्लाइमेट चेंज जो भी आ रहा CC, उसके लिए शमन करने की जो है और अनुकूलन लाने के लिए, एडेप्टेशन लाने के लिए शहरों को 2018 से लेकर के 30 के मध्य कितने पैसे की आवश्यकता होगी, कितने वित्त की आवश्यकता होगी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ऐसा कहते हैं, तो वो है 29.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। अगली खबर की बात करें तो है ASCI ने ग्रीन वॉशिंग मुक्त विज्ञापन सुनिश्चित करने हेतु विज्ञापन में पर्यावरणीय ग्रीन क्लेम्स के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ASCI ने ग्रीन वॉशिंग मुक्त विज्ञापन सुनिश्चित करने हेतु विज्ञापन में पर्यावरणीय ग्रीन क्लेम्स के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये ASCI क्या है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जिसको हम कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड मानक है ना, तो विज्ञापन मानक है, मानक परिषद है। तो एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका गठन 1985 में एक स्वविनियामक संगठन, ठीक है, ऑटो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किया गया था। इसे विज्ञापन और मीडिया उद्योगों में पेशेवरों ने गठित किया था।
इसका उद्देश्य भारत में दिखाई जाने वाले विज्ञापनों में शालीनता, निष्पक्षता और ईमानदारी को बनाए रखना है। ग्रीन वॉशिंग के अंतर्गत बॉन्ड्स या कंपनियां अपने अधिकतर उत्पादों सेवाओं के पर्यावरण हितैषी दिखाने का प्रयास करती हैं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती हैं। इसे ग्रीन शीन भी कहा जाता है। कंपनियां पर्यावरण हितैषी दावों के द्वारा ये दिखाने का प्रयास करती हैं कि उनके उत्पाद या सेवा से पर्यावरण पर या तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हैं। इसके लिए कंपनियां फिबिंग, इसके अलावा वेगनेस यानी अस्पष्टता जैसे विविध तरीकों का सहारा लेती हैं। फिबिंग के तहत उत्पादों या सेवाओं के नेट जीरो, ग्रीन, पर्यावरण अनुकूल जैसे झूठे दावे किए जाते हैं। वेगनेस के तहत उत्पादों या सेवाओं की उत्पादन प्रक्रिया या इनमें प्रयुक्त सामग्रियों के लिए जानकारी स्पष्ट नहीं की जाती हैं। ग्रीन वॉशिंग शब्दावली का सर्वप्रथम उपयोग 1986 में जे वेस्टरवेल्ड ने किया था। मुख्य मसौदा दिशा निर्देश की बात करें, सेवा या उत्पाद के पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण मित्र, संधारणीय, पृथ्वी ग्रह के अनुकूल जैसे पूर्ण दावों के समर्थन में पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाएं। पर्यावरण हितैषी दावे विज्ञप्ति उत्पाद या सेवा के संपूर्ण जीवन चक्र, उत्पादन से लेकर अपशिष्ट तक आधारित होने चाहिए। उत्पादों या सेवाओं की मंजूरी से संबंधित प्रमाण पत्रों और सील में स्पष्ट किया जाए कि उत्पादों और सेवाओं को किन गुणवत्ता विशेषताओं या गुणों या मूल्यों का मूल्यांकन किया गया है। किसी उत्पाद में कंपोस्टेबल, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल, नॉन टॉक्सिक, किसी रसायन से रहित इत्यादि होने से संबंधित दावे विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए। ये ASCI ग्रीन वॉशिंग मुक्त विज्ञापन सुनिश्चित करने हेतु विज्ञापन में पर्यावरणीय यानी ग्रीन क्लेम्स के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 1985 में हुआ था, और इसने ये कहा है ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए भारत में शुरू की गई पहले देखें तो भारतीय प्रतिपूर्ति और विनियमन बोर्ड, ठीक है, भारतीय प्रतिपूर्ति और विनियमन बोर्ड, तो ये सेबी है। सेबी ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग यानी BRSR पर मानदंड जारी किए हैं सेबी ने, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क यानी GFIN के ग्रीन वॉशिंग टैक्स स्प्रिट में शामिल नहीं होने की घोषणा की है। RBI ने सेबी ने ग्रीन बॉन्ड के लिए क्या करें और क्या न करें दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में और विस्तार से। ग्रीन वॉशिंग शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में जे वेस्टरवेल्ड ने किया था, और इसके जो मुख्य मसौदा दिशा निर्देश हैं वो क्या हैं? सेवा या उत्पाद के पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण मित्र, संधारणीय, पृथ्वी ग्रह के अनुकूल जैसे पूर्ण दावों के समर्थन में पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाएं। पर्यावरण हितैषी दावे विज्ञापित उत्पाद या सेवा के संपूर्ण जीवन चक्र उत्पादन से लेकर अपशिष्ट तक पर आधारित होने चाहिए। उत्पादों या सेवाओं की मंजूरी से संबंधित प्रमाण पत्रों और सील में स्पष्ट कर दिया जाए कि उन उत्पादों या सेवाओं को किन विशेषताओं या गुणों का मूल्यांकन किया गया है। किसी उत्पाद के कंपोस्टेबल, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल, नॉन टॉक्सिक, किसी रसायन से रहित इत्यादि होने से संबंधित दावे विश्वसनीय होना चाहिए, झूठे नहीं होने चाहिए। अगली खबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC वर्चुअल हैंडबुक का पहला भाग प्रकाशित किया है, और IMF ने इस बुक का पहला भाग प्रकाशित किया है, जिसे हम डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कह रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक यानी CB, डिजिटल करेंसी यानी DC, तो CBDC ने ये भाग प्रकाशित किया है। यह नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और एक रेफरेंस गाइड हैं जो CBDC नेटवर्क के विकास में सहायता कर सकती हैं। CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के फ्रेमवर्क में विकास में सहायता कर सकती है। नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए रेफरेंस गाइड है। 11 देशों ने पहले ही CBDC लॉन्च कर दी हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी हैं। दूसरी ओर लगभग 130 देश इस पर विचार कर रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो ये लॉन्च कर दी जाए अगर करेंसी डिजिटल करेंसी के रूप में लॉन्च कर दी जाए। दूसरी ओर 130 देश इस पर विचार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन 130 देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 98% की हिस्सेदारी हैं।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की जाने वाली वैध मुद्रा लीगल टेंडर हैं। आरबीआई ने भी थोक और खुदरा दोनों सेगमेंट्स में प्रायोगिक आधार पर सीबीडीसी लॉन्च की हैं, थोक में भी और खुदरा दोनों सेगमेंट्स में, ठीक है। हैंडबुक में सीबीडीसी को अपनाने हेतु केंद्रीय बैंक के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये गतिशील दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। ये दृष्टिकोण तेजी से बदलती परिस्थितियों के प्रति अनुकूलनीय, दोहराने योग्य और अनुक्रियाशील होना चाहिए, ठीक है। तो ये हैं आईएमएफ ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वर्चुअल हैंडबुक का पहला भाग प्रकाशित किया है। वर्चुअल हैंडबुक इसने लॉन्च की है। सीबीडीसी के कारण प्रकट होने वाले व्यापक वित्तीय जोखिमों के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। प्रमुख हितधारकों की पहचान की जानी चाहिए, उनके साथ जुड़ने की रणनीति तैयार करना चाहिए। उपयोगकर्ताओं की निजता की सुरक्षा के लिए मजबूत संस्थागत, कानूनी और तकनीकी सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सीबीडीसी की आवश्यकता देखें तो इससे सीमा पार भुगतान प्रणालियों के रियल टाइम और लागत प्रभावी निर्बाध एकीकरण को सक्षम किया जा सकेगा। भौतिक नकदी के प्रबंधन से जुड़ी लागत कम हो जाएगी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे समाज की स्थापना होगी जहां नकदी का प्रचलन नहीं होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्रा में विश्वास को बनाए रखने की मदद मिलेगी और क्रिप्टो एजेंट्स का प्रचलन कम हो जाएगा। इसके अलावा सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इकोसिस्टम के समक्ष चुनौतियां आई हैं कि साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम, उत्पादक व ग्राहक के बीच मध्यवर्ती के रूप में बैंक की भूमिका में कमी, निजता संबंधी मुद्दे, ये सब जो हैं चिंता के विषय हैं। ये आईएमएफ ने जो ये हैंडबुक जारी की उसके आधार पर ये खबर सुर्खियों में है। अगली खबर जाने तो 10वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एडीएमएम आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग एडीएमएम प्लस जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुई। 10वीं एडीएमएम प्लस को 2010 में लॉन्च किया गया था। यह आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ जो है, ठीक, इसके 8 डायलॉग पार्टनर्स प्लस देशों के लिए एक मंच है। प्लस देशों में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। ऑस्ट्रेलिया भी हैं, चाइना भी हैं, भारत भी हैं, जापान भी हैं, न्यूजीलैंड है, दक्षिण कोरिया हैं, रूस और संयुक्त अमेरिका भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो हैं इनके 8 क्या हैं, डायलॉग पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिसको वो प्लस देश के रूप में कह रहे हैं। एडीएमएम में आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग है। एडी जो आसियान कंट्रीज जो हैं, आसियान में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ ये माना जाता है। एडीएमएम आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाहकार और सहयोगी तंत्र हैं। इसका उद्देश्य शांति और स्थिरता के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। भारत में काउंटर टेररिज्म पर विशेषज्ञ कार्य समूह की सह अध्यक्षता का प्रस्ताव किया गया है, जिसका एडीएमएम प्लस ने समर्थन किया है। एडीएमएम प्लस के फोकस क्षेत्रों में एक हैं एडीएमएम प्लस के फोकस क्षेत्रों में से एक हैं ये भारत के क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए एडीएमएम प्लस के साथ परिणाम केंद्रित सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है। भारत ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए एडीएमएम प्लस के साथ परिणाम केंद्रित सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई है। समुद्री सुरक्षा में भारत की भूमिका देखें तो नियम आधारित व्यवस्था क्या है और क्षमता निर्माण क्या। देखिए, नियम आधारित व्यवस्था भारत ने इसे समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूएनसीएस अनक्लोज जिसको हम कहते हैं 1982 के कार्यान्वयन के जरिए सुनिश्चित किया है। यह व्यवस्था नौ परिवहन की स्वतंत्रता, निर्बाध वैध व्यापार आदि सुनिश्चित करती हैं। भारत शांति और स्थिरता के लिए वार्ता एवं कूटनीति पर जोर देता है। भारत का मानना है कि वर्तमान युग युद्ध का नहीं है। भारत नियमित निगरानी के माध्यम से समुद्री मार्गों और चेक पोर्ट्स पॉइंट्स जो हैं जैसे मलक्का, जल डमरू मध्य को सुरक्षित रखता है। क्षमता निर्माण की बात करें तो इसमें सैन्य अभ्यास, रक्षा सहयोग आदि शामिल है। उदाहरण के लिए सैन्य अभ्यास देखें तो सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसको हम सिम्बेक्स कहते हैं, ठीक है। सिंगापुर इंडिया समुद्री यानी मैरीन बाई लेटरल
एक्सरसाइज। रक्षा सहयोग की बात करें तो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एडीएमएम प्लस के फोकस क्षेत्र देखें तो समुद्री सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद से निपटना, मानवीय सहायता और आपदा राहत। एचडीआर ह्यूमन एसोसिएशन एंड डिजास्टर रिलीफ, शांति स्थापना अभियान, इसके अलावा सैन्य चिकित्सा, इसके अलावा मानवतावादी माइन एक्शन, लैंड माइन्स हटाने का कार्य, इसके अलावा साइबर सुरक्षा इसमें शामिल हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क MFIN ने माइक्रो मैटर्स मैक्रोव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। MIFN गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, NBFC MFI एक संघ है। 2009 में इसको स्थापित किया गया था। ये देश के सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का शीर्ष निकाय है। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क जिसको हम कहते हैं MIFN। तो MFI जो है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री MFI है। MFI सूक्ष्म वित्त संस्थानों का शीर्ष निकाय नेटवर्क का ये है। माइक्रो मैटर्स मैक्रोव्यू शीर्षक रिपोर्ट से जारी की गई हैं। MFIN गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी NBFC MFI एक संघ है। 2009 में इसको स्थापित किया गया था। ये और ये MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो है उसका टॉप बॉडी है, शीर्ष निकाय है। ठीक है, कौन है? NBFC ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्थान। ठीक है, गैर बैंकिंग यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एक संघ है। 2009 में स्थापित किया गया था। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नज़र डालें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री अन्य विनियमित संस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक मात्रा में सूक्ष्म वित्त प्रदान करते हैं। MFI की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, ठीक है, नेट गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ जो हैं उनकी NPA जो है उनमें गिरावट आई है। ये वित्त वर्ष 2022 के 5.6% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 2.7% पर आ गई हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क जो है उसने माइक्रो मैटर्स मैक्रोव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। जैसे मैंने बताया, MIFN यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC, सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी कि MFI का एक संघ है। MIFN जो है एक संघ है, और किसका संघ है? ये है NBFC MFI का, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो हैं उसमें सूक्ष्म वित्त संस्थान जो हैं उनका एक संघ है MFIN, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क। 2009 में इस इंडस्ट्री नेटवर्क को बनाया गया था और ये देश के सूक्ष्म वित्त संस्थानों का शीर्ष निकाय हैं। ठीक है, रिपोर्ट इसने एक जारी की, जैसे मैंने बताया, माइक्रो मैटर्स मैक्रोव्यू। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क अन्य विनियमित संस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक मात्रा में सूक्ष्म वित्त प्रदान करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA में गिरावट आई हैं। वित्त वर्ष 2022 में 5.6% से घटकर के वित्त वर्ष 2023 में 2.7% पर आ गई हैं। ठीक है, परिसंपत्तियां हैं उन पर गिरावट आई हैं। ठीक है, सूक्ष्म वित्त प्रदायगी में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई है। इनकी हिस्सेदारी पिछले साल 37.7% थी, जो इस साल घटकर 34.9% हो गई हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तरी राज्य, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं उनकी हिस्सेदारी कम हुई हैं। सूक्ष्म वित्त से आशय निम्न आय वाले व्यक्तियों और समूहों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना जो आमतौर पर किसी कारणवश पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित नहीं हुए हैं। ठीक है,
भारत में सूक्ष्म वित्त का महत्व समझें तो वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक विकास, इन सब में इनका महत्व है। यह आबादी को उस खंड को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के तहत लाने में काम करता है जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित रह जाता है या जिन्हें बैंकिंग सेवाएं प्राप्त बहुत कम हुई हैं। महिला सशक्तिकरण यानी कि महिला की एक उल्लेखनीय आबादी सूक्ष्म वित्त के तहत उधार ले रही हैं। गरीबी उन्मूलन की बात करें तो गरीब लोगों की आय सृजित गतिविधियां संचालित करने के लिए ऋण उपलब्धता कराता है। ये गरीबों के चेक को समाप्त करते हुए आर्थिक गतिशीलता लाने में सहायता करता है। सामुदायिक विकास की बात करें तो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, SHG जो हैं, समुदाय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से सूक्ष्म वित्त ने सामाजिक एकजुटता व सामुदायिक विकास को सुविधाजनक बनाया है। MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें, उनके समक्ष चुनौतियां भी हैं कुछ, जैसे कम लोगों तक पहुंच, ये एक चुनौती। दूसरी, उच्च ब्याज दर भी इसमें एक चुनौती है। शहरी गरीबों की अनदेखी इसमें हो जाती हैं। और अतिदेय यानी कि ओवर ड्यू ऋणों का लगातार बकाया रहना इसमें भी एक समस्या का बड़ा कारण बनती हैं। इसके अलावा देखें तो भारत में सूक्ष्म वित्त के लिए शुरू की गई सरकारी पहलें कौन कौन सी हैं। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, HSG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, इसका लक्ष्य सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को बढ़ाना है, साथ ही उनके ऋण पैटर्न को गैर आय सृजन गतिविधियों के उत्पादन आधारित वृत्ति गतिविधियों में बदलना भी इसके लिए शामिल है। ई शक्ति कार्यक्रम, इसका लक्ष्य अलग अलग HSG के खातों को डिजिटल बनाने हेतु समूह के सदस्यों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना है। ई शक्ति कार्यक्रम। इसके अलावा PM स्वनिधि देखें तो ये एक सूक्ष्म ऋण प्रदान करने वाली योजना है। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है, PM स्वनिधि। अब हम बात करेंगे सुर्खियों की। सुर्खियों में पहली है अमेरिका चीन जलवायु समझौता। अमेरिका चाइना जलवायु समझौता क्या है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका और चीन ने जलवायु संकट से निपटने में सहयोग करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि अमेरिका चीन संयुक्त रूप से 38% वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। दोनों पक्षों ने नवीनीकरणीय ऊर्जा से संबंधित G20 लीडर्स घोषणा पत्र का समर्थन करते हुए सहमति व्यक्त की है। ठीक है, इसमें वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर के 2030 तक 3 गुना करने के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की बात की गई है। दोनों देशों ने अपने अगले राष्ट्रीय जलवायु संकल्पों में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड रहे सहित सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती करने के लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने 2030 तक कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS से संबंधित कम से कम पाँच बड़ी सहकारी परियोजनाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। अगली है गामा रे बस्टर्स GRB। एक अध्ययन के अनुसार गामा रे बस्टर्स GRB में ओजोन परत का अस्थायी क्षरण करने की क्षमता है। गामा रे बस्टर्स के बारे में जानें तो ये ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और भयंकर विस्फोट हैं। ये अत्यंत अल्प समय वाले उच्च ऊर्जा युक्त प्रकाशपुंज जो ब्लैक होल के निर्माण और न्यूट्रॉन तारे के बीच टक्कर जैसी विस्फोटक परिघटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। जब कोई GRB उत्पन्न होता है तो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में विद्युत चुंबकीय विकिरण का सबसे चमकीला स्रोत बन जाता है। ठीक है, GRB आयनमंडल के निचले भाग में अणुओं को आयनित करने के लिए भी जाने जाते हैं। GRB आयनमंडल के निचले भाग में अणुओं को आयनित करने के लिए भी जाने जाते हैं, साथ ही संपूर्ण आयनमंडल को भी प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अगली सुर्खी की बात करें तो वो है एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर EELS। नासा EELS का परीक्षण कर रहा है। ये सांप के आकार वाला भविष्य का एक रोबोट है। EELS के बारे में जानें तो एक बहुउद्देशीय रोबोट है। ये स्वायत्त रूप से पहले से दुर्गम रहे स्थलों का मानचित्र तैयार करेगा, उनके भीतर जाएगा और उनका अन्वेषण भी करेगा। ये EELS जिसकी बात हो रही है एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर, ये EELS है। ठीक है, नासा EELS का परीक्षण कर रहे हैं, यानी कि एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर का परीक्षण कर रहे हैं। सांप के आकार वाला भविष्य का एक रोबोट है ये। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना स्वायत्त रूप से दुर्गम रहे स्थलों का मानचित्र तैयार करेगा, उनके भीतर जाएगा, उनका अन्वेषण भी करेगा। ठीक है, ये घूर्णन करने वाला 10 समान सेगमेंट से बना है। ये प्रोपल्सन आगे की ओर बढ़ने और ग्रिप बनाने के लिए स्क्रू थ्रेड्स का उपयोग करता है।
यह अनिश्चित और अज्ञात परिस्थितियों में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। यह स्टीरियो कैमरे और लिडार LIDAR लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग का उपयोग करके अपने आसपास का 3D मानचित्र बना सकता है। अगली खबर की बात करें तो विश्व ऊर्जा रोजगार वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट WEE रिपोर्ट 2003 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने WEE यानी कि वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है। ये रिपोर्ट कोविड-19 महामारी से पहले से लेकर आज तक ऊर्जा क्षेत्र में कार्यबल के विकास का विश्लेषण करती हैं। कोविड-19 जो है, कोविड महामारी से पहले से लेकर के आज तक ऊर्जा क्षेत्र में कार्यबल के विकास, ऊर्जा जो एनर्जी है, एनर्जी सेक्टर जो है उसमें कार्यबल, ठीक है, वर्क एक्शन जो है, वर्क फोर्स जो है उसके डेवलपमेंट का विश्लेषण करती हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन क्षेत्र की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन क्षेत्र की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। 2019 से 2022 के बीच स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि चीन में दर्ज की गई है। इसके बाद यूरोप, एशिया प्रशांत के अन्य क्षेत्र, एशिया प्रशांत क्षेत्र और भारत का स्थान है, ठीक है। 2019 के बाद से सबसे अधिक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र रोजगार वृद्धि और सौर फोटोवोल्टिक क्षेत्र में दर्ज की गई हैं। भारत में जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में रोजगार के अवसर 2019 के स्तर से अधिक हो गए हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है योगिनिया। क्या है योगिनिया? इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के तहत योगिनी, चामुंडा और गौमुखी की मूर्तियां यूनाइटेड किंगडम से भारत वापस लाई गई हैं, ठीक है। चामुंडा और गौमुखी, इनकी मूर्तियां UK से वापस भारत लाई गई हैं। इन्हें लोकहरी उत्तर प्रदेश के 8वीं सदी ईस्वी से निर्मित प्राचीन मंदिर में से चुराया गया था, ठीक है। योगिनिया पूजा की तांत्रिक पद्धति से संबंधित शक्तिशाली देवियों का एक समूह है। इन देवियों की 64 समूहों के रूप में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है उनके पास अनंत शक्ति है। 64 योगिनियाँ 64 कलाओं, रतिबंध, भैरव, नायिका और मनुष्यों की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। प्रसिद्ध योगिनी मंदिरों में ओडिशा का 64 योगिनी मंदिर, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर परिसर शामिल हैं। ओडिशा का 64 योगिनी मंदिर, ओडिशा में है 64 योगिनी मंदिर, और इसके अलावा मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर ये भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये इस योगिनी की मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही होगी। अगली खबर की बात करें तो वो है मित्र शक्ति 2023। ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगली खबर की बात करें तो वो है नेस्ट इनिशिएटिव। क्या है ये? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा हरित भवनों के लिए शुरू की गई एक नई रेटिंग और प्रमाणन पहल है। उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत गृह स्वामियों और आवासीय क्षेत्र को हरित भवन की विशेषताओं अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह पहल बिजली की खपत, पानी के उपयोग को कम करने तथा स्वास्थ्यप्रद लिविंग स्पेस बनाने में पर ध्यान केंद्रित करती हैं। IGBC भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, CII का हिस्सा है। IGBC इसका गठन 2001 में किया गया था। IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अगली खबर है 25 वर्षीय नियम। क्या है? इसरो ने पुष्टि की है कि LVM-3M4 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक चरण में अनियंत्रित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर लिया है। हालांकि यह पुनः प्रवेश इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी IADC के 25 वर्षीय नियम के अनुरूप है। इसरो ने पुष्टि की है कि LVM-3M4 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के अनियंत्रित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर लिया है। हालांकि यह पुनः प्रवेश
इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी नियम के अनुरूप हैं। ठीक है, तो इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी IADC के 25 वर्षीय नियम के अनुरूप हैं। गौरतलब है कि LVM-3M4 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। इस यान का इस्तेमाल चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण में किया गया था। चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण वाले जो उसके क्रायोजेनिक ऊपरी चरण जो है, उसका ऊपरी चरण अनियंत्रित होकर के पृथ्वी वायु में पुनः प्रवेश कर लेता है। और 25 वर्षीय नियम के अनुसार ये है इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज, इंटर एजेंसी IA स्पेस डेब्रीज D और कमेटी C। तो स्पेस डेब्रीज कमेटी यानी DC और इंटर एजेंसी यानी IA, तो IADC के 25 वर्षीय नियम के अनुसार हैं। LVM-3 का M4 का जो क्रायोजेनिक का ऊपरी चरण है वो वायुमंडल में प्रवेश कर लेता है। गौरतलब है कि LVM-3M4 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। इसमें यान का इस्तेमाल चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण में किया गया था। 25 वर्षीय नियम के बारे में जाने तो ये नियम जो है ये इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कमेटी जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये नियम जो है IADC ने बनाया है 25 वर्षीय नियम। इस नियम के अनुसार उपग्रहों और कक्षीय चरणों को मिशन को पूरा करने के लिए 25 वर्षों के भीतर पृथ्वी वायुमंडल में पुनः प्रवेश कराना अनिवार्य है। ठीक है, 25 वर्ष की अवधि निम्न भूकक्षा LEO में स्थापित उपग्रह आदि के लिए हैं। पुनः प्रवेश करने से पहले उपग्रह आदि को निष्क्रिय यानी कि पैसिवेशन किया जाता है। इसमें विस्फोट से बचने के लिए कक्षीय चरण के सभी गुप्त ऊर्जा भंडार समाप्त कर दिए जाते हैं। बात करें अगली खबर की तो वो है ये खाड़ी, गिनी की खाड़ी। ठीक है, गिनी की खाड़ी सुर्खियों में है, क्यों है? गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, भारतीय नौसेना ने गिनी की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्ती अभियान सफलता पूर्वक संचालन किया। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, ये खाड़ी पूर्वी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर और अफ्रीका के पश्चिमी तट, अफ्रीका का जो वेस्टर्न तट है उस पर अवस्थित है। इसकी तट रेखा का विस्तार उत्तर में सेनेगल से दक्षिण में अंगोला तक है, सेनेगल से अंगोला तक। ठीक है, 17 देश इसमें शामिल हैं। इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखें तो नाइजर वोल्टा जैसे प्रमुख नदियां इस खाड़ी में गिरती हैं, नाइजर और वोल्टा नदियां इसमें गिरती हैं। इसकी तट रेखा अफ्रीकी विवर्तनिक प्लेट के पश्चिमी किनारे का हिस्सा है। ये क्षेत्र अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, प्राकृतिक गैस और खनिजों के लिए भी जाना जाता है। तो ये थी आज की खबर, गिनी की खाड़ी, अफ्रीका का पश्चिमी तट।